और इसी के साथ अब मैं मंच पर अपने अगले पैनल के लोगों को आमंत्रित करना चाहूँगी, मेहमानों को आमंत्रित करूँगी। उससे पहले बहुत शुक्रिया तृप्ति आपका भी। और मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जी को। सर प्लीज़ आप मंच पर आइए, क्योंकि हमारा अगला पैनल खास है। प्रीतपाल सिंह जी होंगे हमारे साथ अगले पैनल में, साहित्यकार हैं, रंगकर्मी हैं प्रीतपाल जी। इसी के साथ शशि एक्का हैं, लेखिका हैं, विश्वासी एकता है, माफ़ कीजिएगा, मैं नाम में थोड़ा सुधार करना चाहूँगी। इसी के साथ देव अग्रवाल जी भी हमारे साथ होंगे इस पैनल में। आप तीनों ही मेहमानों का मैं ज़ोरदार तालियों का साथ स्वागत करना चाहूँगी। सर प्लीज़ आप मंच पर आइए। तो तालियां बजती रहनी चाहिए हमारे ये मेहमान खास, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने पहले भी बातचीत की, छत्तीसगढ़ के साहित्य को लेकर एक बार फिर से हम बातचीत करेंगे इस मंच पर। और साहित्य के साथ साथ रंग कर्म सरगुजा में किस तरह से फल फूल रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको भी जानेंगे। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। ओवर टू यू रुपेश जी। शुक्रिया वेद जी। सबसे पहले तो सवाल आपसे पूछूंगा, चूंकि सरगुजा में हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, माइक दे दीजिए। तो आप सरगुजा की जो लोक संस्कृति है, सरगुजा की जो जीवन शैली है, सरगुजा का जो अपना समाज है, उसको लेकर के आपने काफ़ी काम किया हुआ है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जब हम छत्तीसगढ़ी की बात करते हैं तो उसमें कितना सरगुजा है, कितना सरगुजिया है उसमें शामिल है, और कितना जो छत्तीसगढ़ी है उससे सरगुजिया अलग है। देखिए, चूँकि छत्तीसगढ़ प्रांत है और छत्तीसगढ़ में सरगुजा का हिस्सा था। सरगुजांचल जो है वस्तुतः वो छत्तीसगढ़ का मूल हिस्सा कभी नहीं रहा। 1905 में प्रशासनिक कारणों से ये छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ। इसके पहले छोटा नागपुर का हिस्सा हुआ करता था। तो छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो, और सरगुजिया जो यहाँ की वो भाषा कही जाती है छत्तीसगढ़ी की, वो छत्तीसगढ़ी से प्रभावित है। लेकिन जितनी छत्तीसगढ़ी से प्रभावित है लगभग उतनी ही वो भोजपुरी से और नागपुरिया से प्रभावित है। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का हिस्सा होने से सरगुजा की संस्कृति को हम समेट लेते हैं छत्तीसगढ़ में, वरना सरगुजा की संस्कृति, सरगुजांचल की संस्कृति कुछ भिन्न है मूल छत्तीसगढ़ी संस्कृति से, भाषा के तौर पे भी और संस्कृति के तौर पे भी। तो सरगुजिया जो भाषा है वो, जैसा मैं कह रहा था, भोजपुरी का प्रभाव है उस पर, नागपुरिया का प्रभाव है उस पर, और छत्तीसगढ़ी का तो है ही है। भाषा विज्ञान के लिहाज से ये पूर्वी हिंदी की भाषा है और छत्तीसगढ़ी की भाषा कही जाती है। जी। लेकिन फ़र्क है, छत्तीसगढ़ी इसमें थोड़ा फ़र्क है, बोलने में भी और समझने में भी, और शब्दों का बहुत अंतर है निश्चित रूप से। और मुझे लगता है सर, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, क्योंकि हमने इससे पहले भी इस विषय पर बातचीत की, तो थोड़ा सा फ़र्क आता ही जा रहा है और वो आता ही जाएगा, क्योंकि अलग अलग तरह की भाषाएं अब मिश्रित हो रही हैं इसमें और ज़्यादा। सरगुजिया में अगर मैं बात करूं, प्रीतपाल जी आपसे मेरा सवाल है। सर, कहा जाता है कि अगर किसी देश की या किसी क्षेत्र की संस्कृति को समझना हो तो वहाँ के रंगकर्म को देख लीजिए। सरगुजा में आप रंगकर्म की क्या संभावनाएं समझ रहे हैं सर? देखिए, ग्रामीण परिवेश में देखेंगे तो सरगुजा में रंगकर्म लगभग नहीं के बराबर है। मतलब अगर ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ कर्मा वगैरह नृत्य के माध्यम से उन लोग रंगकर्म करते हैं, या एक जोकर साथ में होता है तो उसको भी हम रंगकर्म की मतलब गायन पद्धति में मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसलिए है इसको, क्योंकि हमने जो 1981 में जिस संस्था का गठन किया उसका नाम था इप्टा, उसमें मैं भी था। तो उस दिन जब हम लोग नुक्कड़ों पर निकले थे, 5-6 शो किए थे, मशीन नाम का नाटक था, मजदूरों के ऊपर था। इतनी भीड़ जमा हुई कि हमको लगा कि यहाँ पर बहुत स्कोप है। क्यों? अब ये भी बता देता हूँ क्यों। क्योंकि उसमें उस क्षेत्र की, इस क्षेत्र की सड़कों पर रहने वाले लोग जो हैं वो उससे प्रभावित हो रहे थे। वो देख रहे थे कि हमारी समस्याएं को ये बखान कर रहे हैं और बिल्कुल सही बखान कर रहे हैं, इसलिए।
और अभी तक जैसा भी हम लोग रंग कर्म कर रहे हैं बहुत उसका स्कोप है। तो सर यहाँ पर भी कोई रेपेट्रीज चल रही हैं क्या? वैसे और तो बच्चे इंटरेस्टेड हैं क्या? सबसे बड़ी बात। नहीं, हम लोग जैसे रेपेट्री वगैरह के माध्यम तो हम लोग को ना तो हम लोग चाहा और ना मिला। कई लोग आए और गए लेकिन हम लोग जो भी किए वो लगभग सफल होता रहा। और जैसे भी करते हैं एक तरह से बिना किसी अनुदान के, बिना किसी कहीं से सहयोग लिए, जो भी अपने जो लोग हैं वो मिल के आपस में हम लोग करते हैं और बहुत अच्छा होता है। विश्वाजी जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि आप आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट भी करती हैं जी, और एक कवित्री भी हैं, महिला भी हैं, तो जाहिर तौर पे जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है ख़ासतौर से आदिवासी समाज में, वहाँ पे महिलाओं को पर्याप्त आज़ादी है। आज़ादी इस मायने में कि वो हिस्सेदारी निभाती हैं, वो खुल करके उसी तरीके से अपनी बातें रखती हैं, सामाजिक तौर पर मजबूत मानी जाती हैं जिस तरह से पुरुष होते हैं। तो आप अपने अनुभव साझा कीजिए कि एक कवित्री जब होती हैं, आप कवित्री हैं आप, तो आपका जो सफ़र रहा वो कितना चैलेंजिंग रहा, क्या क्या उसमें दिक्कतें आई या क्या सहूलियतें मिली, और चूँकि जिस समाज से आप आती हैं उस समाज ने आपको क्या नई नज़र दी जिसका फ़ायदा या जिसका रिफ्लेक्शन आपकी कविताओं में आता है? जी, आपने सही कहा कि मैं जिस समाज से आती हूँ, आदिवासी समाज, तो वहाँ मैं देखती हूँ कि जो लड़के और लड़कियाँ, उनकी परवरिश जो होती है बच्चों की, तो उसमें कोई भेदभाव नहीं होता है। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ें, चाहे वो शिक्षा देने की बात हो तो समान रूप से वो पढ़ते हैं। वहाँ बहुत सारे अधिकार हैं, बहुत सारी आज़ादियाँ हमें वहाँ मिलती हैं। बंदिशें हैं वहाँ भी, लेकिन इतनी नहीं हैं। और यही वजह है कि मैं आज यदि यहाँ अपनी बातें कह पाती हूँ, कविताओं के माध्यम से लिख पाती हूँ, तो मेरे समाज की बड़ी भूमिका है उसके पीछे। मुझे महसूस होता है कि मैं जहाँ से आती हूँ तो मैं अपनी बातें खुलकर कह सकती हूँ और कहती हूँ मैं इस तरह से। क्या रिफ्लेक्शन होता है कविताओं में जो आपके समाज का, जी, आपके समाज की बातें और किस तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं बाकी जो दूसरे कवि होते हैं? जी। जाहिर तौर पे हम ये मानते हैं कि एक नई नज़र होती है एक नए समाज से, जिसमें कि कविता में ज़्यादा प्रतिनिधित्व जिनका ना हो, तो हम जब पढ़ते हैं तो आपको क्या ऐसा लगता है कि अगर आप शहर में होती या जो शहर का समाज है उसमें रहती तो वो चीज़ें नहीं आ पाती कविताओं? जी बिल्कुल। जो साहित्य होता है वो समाज से ही निकल कर आता है, और हम जहाँ होते हैं और जहाँ हम जीते हैं तो वहाँ की सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं, और जो जिसके भीतर संवेदना होती है वो उन चीज़ों से अछूता नहीं रह सकता। तो जाहिर है कि यदि मैं शहर में होती तो शहर में मेरे चारों ओर जो बातें होती हैं, जो समस्याएं होती, जो मैं देख सकती, तो वो मेरे कविता या साहित्य का क्षेत्र बनता या केंद्र में वो चीज़ें आती। और मैं आज जो लिख पा रही हूँ तो मैं जहाँ से आती हूँ, मेरा गांव है, आदिवासी समाज है, और चूँकि मैं स्त्री हूँ तो स्त्री की समस्याएं हैं, तो वो चीज़ें मेरे कविता के केंद्र में आती हैं। बिल्कुल, एक लेखक हमेशा अपनी परिस्थितियाँ लिखता है और जो आसपास परिस्थितियाँ देखता है वो लिखता है। देव जी, मेरा सवाल आपसे है, जब बात साहित्य की होती है तो बोलियाँ तो आप छोड़ ही दीजिए, जो हिंदी है जिसको कि पूरे देश में बोला जाता है, ऐसा तमगा मिला है हिंदी भाषा को, वो ओझल होती नज़र नहीं आ रही है क्या सर? आज के परिवेश में हम देखें तो हम सिर्फ इंग्लिश मुक्त हिंदी बोल रहे हैं, क्योंकि हिंदी में तो बहुत सी भाषाओं का मिश्रण आज भी है और वो बढ़ता जा रहा है। उसको कैसे देखते हैं सर आप? देखिए, हिंदी भारत की लिंगुआ फ्रैंका है, संपर्क भाषा, और वो सहज संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा है। आप वास्तविकता आज की ये है कि लगभग 44% लोगों की मातृभाषा है हिंदी, और 60-65% लोग की हिंदी दूसरी भाषा है, और लगभग 75-76% लोग जो है इस भाषा को समझ लेते हैं पूरे देश में। तो पूरे देश में आप कहीं भी जाइए, आपका काम हिंदी से चल जाता है। लेकिन हिंदी राजभाषा नहीं है, वह जनभाषा है, वह संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा है।
लेकिन संपर्क वो राजभाषा इसलिए नहीं है कि जो IAS तबका है या जो पहले से जमे हुए लोग हैं प्रशासनिक स्तर पे, वो नहीं चाहते कि हिंदी राजभाषा बने, इसलिए कि उनके अपने हित हैं वो कम हो जाएंगे, उनके हित टकराते हैं, इसलिए वो जानबूझ के उसको रोके हुए हैं। और कुछ राजनीति के लोग जो भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति करते हैं, वो लोग नहीं आने देना चाहते, वरना राजभाषा तो कभी की हो जाती। लेकिन साहित्यकार कितना संजो रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्यकार कितना संजो रहे हैं इस भाषा को, साहित्यकार कितना संजो रहे हैं सर? लगता है आपको कि आज जो साहित्यिक रचनाएं हो रही हैं वो पूर्ण रूप से हिंदी में हो रही हैं, या उसमें भी अब मिश्रण आ गया है और जैसे जैसे लेखक बदलते जा रहे हैं लेखकों की शैली बदल रही है? देखिए, मैं साहित्य से जब पढ़ा करता था कॉलेज में तब से जुड़ा हूँ, और वैसे विधिवत रूप से 1975-76 से जुड़ा हुआ हूँ, और तब से साहित्य के क्षेत्र में काम करने की कोशिश करता हूँ। और मैंने हिंदी के साथ साथ सरगुजिया भी कविताएं लिखी हैं, गद्य लिखा है, और कोशिश की है कि सरगुजा को, उसके स्वर को, सरगुजा की जो संस्कृति है उसको हम स्वर दे सकें। जहाँ हम पैदा होते हैं, जहाँ के हम हैं, उस क्षेत्र का हमारे ऊपर कोई दायित्व होता है, कोई ऋण होता है। जहाँ का हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ का जल पी रहे हैं, जहाँ हवा ले रहे हैं, उसके प्रति कोई दायित्व है। तो सरगुजांचल जो है उसकी अपनी संस्कृति है, अपना उसका परिवेश है, तो उसको स्वर दे सकें। और आज़ादी के बाद से, खासकर उसके पहले से तो रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद से राजतंत्र खत्म हुआ, प्रजातंत्र आया, तो प्रजातंत्र के नाम पे सरगुजा को क्या मिला, और यहाँ के जो मूल लोग हैं, जो सरगुजा की आत्मा है, वो कहाँ है, उसको किस तरह का स्वर दिया गया, और उनके साथ न्याय हुआ या नहीं हुआ, इधर देखने की कोशिश करते हैं। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि चूँकि आपसे जब चर्चा हो रही थी तो उस चर्चा में जिक्र आया सरगुजा छत्तीसगढ़ का, दोनों के डिफरेंस, दोनों की समानताएं। एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा कि जब हम शहर में आते हैं, रायपुर से कोई बंदा आता है तो जाहिर तौर पे वो अंबिकापुर आएगा, और अंबिकापुर आकर के, जी मोबाइल बंद करना है अपना, तो अंबिकापुर जब आएगा तो यहाँ पे जो बड़ी आबादी है वो ऐसे लोगों की आबादी है जो बाहर से आकर के यहाँ बसे हुए हैं। जबकि आप गांव में चले जाएंगे तो उन लोगों की आबादी है जो लोग यहाँ के हैं, आदिवासी ज़्यादा है, यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो सैकड़ों साल से यहाँ पे रह रहे हैं। दोनों की भाषाओं में बड़ा फ़र्क है, और आमतौर पर कोई रायपुर से या दूसरी जगहों से आता है तो यहाँ को समझता है कि ये बिहार का कल्चरल बड़ा एसोसिएशन स्ट्रॉन्ग है, जबकि वो गांव में जाए और गांव के लोगों से बातचीत करे तो उसको लगेगा कि नहीं, इसका छत्तीसगढ़ से इंटरेक्शन ज़्यादा है। मैं दरअसल इसी फ़र्क को समझना चाह रहा था कि ये जो फ़र्क है और इसका जो रिफ्लेक्शन है इमेज को लेकर के, परसेप्शन को लेकर के, सरगुजा को लेकर के, उसमें डिफरेंस है। तो जो आदिवासी समाज है, जो उनकी बोली है, जो उनकी भाषा है, उसको माना जाए कि उस ओरिजिनल वही सरगुजिया है, या फिर शहरों में जो इनके संपर्क में आकर के एक नए किस्म की बोली डेवलप हुई है, या जो कहें भोजपुरी नुमा छत्तीसगढ़ी या सरगुजिया जो होती है, वो असली सरगुजिया है। देखिए, भाषा जो है वो बहता हुआ जल होता है, उसको रोका नहीं जा सकता। सरगुजांचल की बात है तो सरगुजा का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ अधिकांशतः यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से, अन्य राज्यों से आए हुए लोग हैं, तो उनकी भाषा निस्संदेह इसमें शामिल होगी। और गाँवों की जो भाषा है वो चूँकि उनका संपर्क कम रहा है, तो उनकी जो मूल भाषा रही है और उसका स्वरूप ज़्यादा रहेगा। लेकिन भाषा तो हमेशा निर्मित होती रहती है, तो गांव की भाषा अलग है, शहर की भाषा ऐसी नहीं है। ओरिजिनल सरगुजिया किसको माने? और ओरिजिनल कहना तो सीधे शब्दों में कहें तो गांव की जो भाषा है वो मूलतः ओरिजिनल है, लेकिन उसके बावजूद सीतापुर जो क्षेत्र है, मतलब आपका पूर्वी हिस्सा सरगुजांचल का, वहाँ की भाषा अलग है। अंबिकापुर जो वो है शहर का क्षेत्र है, उसकी अलग है। सूरजपुर है वो अलग है। आप सीतापुर बतौली में जाएंगे तो इते आओ कहते हैं, आप सूरजपुर जाएंगे तो एठे आओ कहते हैं, और अंबिकापुर बोलेंगे तो इतियावा। तो
भाषा में फ़र्क तो होता है, 20 कोस में भाषा बदल जाती है। तो ये क्या है कि सरगुजिया भाषा का स्वरूप बन रहा है, गढ़ा जा रहा है, बन रहा है। और अभी रायपुर में जाएंगे तो एतिया। हाँ, प्रशासनिक दृष्टिकोण से चूंकि ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, इसलिए छत्तीसगढ़ का अधिक प्रभाव पड़ रहा है और छत्तीसगढ़ी जो भाषा उसका स्वरूप अभी बन नहीं पाया। रायपुर की भाषा अलग है, बिलासपुर की अलग है, रायगढ़ की अलग है। छत्तीसगढ़ी जो भाषा बनेगी, मानक जो होगा उसमें सरगुजिया को स्थान मिलना चाहिए, उसको भी एक शैली की तरह अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि जांजगीर की भाषा और दुर्ग की भाषा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो जो भाषाओं का अंतर है, वो संपर्क सूत्र जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे गुम्फित होगा समाज, वैसे वैसे उसका स्वरूप निखरेगा। निश्चित रूप से जी। ये रूपेश जी, मुझे भी लगता है कि जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं, भाषा में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को जाहिर मिलता है। तौर पे बाउंड्रीज तय करती हैं कि बिल्कुल, भाषा का स्वरूप क्या क्योंकि होगा। जब मैं छत्तीसगढ़ आई थी तो मुझे ये भी नहीं पता था कि सरगुजिया में थोड़ा सा बदलाव है, लेकिन उसके बाद ये एहसास हुआ मुझे। प्रीतपाल जी, मेरा सवाल आपसे है, जब हम रंगकर्म की बात करते हैं तो जैसा कि अभी रुपेश जी भी जिक्र कर रहे थे भाषा का, वो भाषा को सहेजने में बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं और भाषा को समझने में भी। उर्दू क्या है, हिंदी क्या है, संस्कृत क्या है, बांग्ला क्या है, तमाम अगर भाषाओं को समझना हो तो आप रंगकर्म कर लीजिए। सर, मैं थोड़ा सा सरगुजा का रंगकर्म समझना चाहूँगी, यहाँ पर किस तरह से होता है, यहाँ पर युवा कितना रुचि लेते हैं रंगकर्म को लेकर? देखिए, ऐसा है, मैंने कफन नाटक जो है प्रेमचंद की कहानी सुनी होगी, उसका मैंने सरगुजा में रूपांतरण किया। वो रूपांतरण यहाँ के लिए तो फिट था, इस एरिया के लिए, और वो बहुत अच्छा मतलब सक्सेसफुल रहा। लेकिन बाहर जब गया, उसी को छत्तीसगढ़ी जब एरिया पड़ा, रायपुर, बिलासपुर वगैरह, वहाँ थोड़ा सा इसमें बदलाव था कि भाई ये तो हम सही बोली नहीं है। तो मैंने कहा भाई अंबिकापुर से उधर के क्षेत्र में चले जाइए आप, तो आपको सही लगेगी। तो ये उसमें बदलाव था। जी, चूँकि आप तो लंबे समय से रंगकर्म को लोगों तक पहुंचाने का भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा भगत सिंह को लेकर के हर साल लंबे समय से आपका आयोजन चल रहा है। जी हाँ। भगत सिंह को युवाओं के दिल में बनाए रखने के लिए और भगत सिंह के बारे में लोगों को बताने के लिए आप बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं अलग अलग समय पे, और वो लगातार कई सालों से चल रहा है। इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? क्योंकि जो यंगर जनरेशन है उसमें कैसे आज़ादी के मूल्यों को शामिल किया जाए, ये बड़ा चैलेंज माना जाता है आज की तारीख में। देखिए, क्या है कि भगत सिंह को हमने इसलिए लिया, कई लोगों ने कहा कि चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों नहीं लिए, उसका क्यों नहीं मनाते, उसका क्यों नहीं मनाते। हमने कहा वो शहीद आज़म है, और उनका नाम लेना मतलब सभी उस काल के जितने भी क्रांतिकारी हैं वो इसमें आ जाते हैं, ढल जाते हैं। तो उनका लेखन जो इतना ज़्यादा था, हर विषय पर आप उठा लीजिए, चाहे छात्रों पर हो, चाहे बम की राजनीति पर हो, क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई क्रांति जो है बम और पिस्तौल की गोली से नहीं आती। क्रांति की धार विचारों की शान पर तेज होती है। वो एक तरह से देखा जाए तो गांधीवादी रूप ही था उसका, और इसी को लेकर उन्होंने अपना जो काम किया था उस पर पूरा हम लोगों ने विचार किया। और आज करीब 36-37 साल हो गए हैं, हम लोग सुबह उठते हैं 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद करते हैं और एक रैली निकालते हैं। तो वो जो पहले 20-25 लोग की रैली थी, वो आज करीब 250-300 लोग उसमें अपने आप जुड़ने आ जाते हैं, एक बार पेपर में चला जाता है। तो उसको हम लोग विचारों की तरह, उनके विचारों को पर्चों में, जो 5000 से लेकर 10,000 पर्चे होते हैं, हर 23 मार्च को हम लोग निकालते हैं। उसके अलावा हम बच्चों के बीच में उसके उसी समय में लगभग जाते हैं और बच्चों को बोलते हैं, भाई आप लोग भगत सिंह के बारे में क्या जानते हो बताओ, या उस काल के क्रांतिकारियों के बारे में क्या जानते हो वो बताओ। तो अपना जितना भी उनको ज्ञान होता है वो बोलते हैं। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम अपनी बातों से उनको समझाएं कि भगत सिंह एक्चुअली क्या थे, क्या चाहते थे। साम्राज्यवाद का उन्होंने नारा दिया था कि नहीं चाहिए, उसका नाश हो। समाजवाद चाहिए, तो आप लोग खुद ये सोचिए कि समाजवाद चाहिए या साम्राज्यवाद चाहिए। तो उसको बच्चे जो है उसको लेकर थोड़ा सा आपस में डिस्कस करते हैं और उनसे हम बुलवाते हैं, तो हमारी उनका असर हो रहा है। असर बहुत होता है। और सबसे ज़्यादा असर उनकी बात का ये हुआ कि सांप्रदायिकता का जो बात हो, सांप्रदायिकता के संबंध में जो बात होती है, जो उन्होंने कहा था कि मीडिया और नेता ही इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो लोग आज मीडिया को सर, वो तो सर समाज से ही आते हैं। और मैडम, मैं नेताओं आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह की परिस्थितियां हैं सरगुजा में,
उन परिस्थितियों में आपके समाज के लोग ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य के क्षेत्र में आएँ, क्या ऐसे इनिशिएटिव या होना चाहिए, किस तरह से और लोगों को प्रेरणा मिले, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी, साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है कि अपनी बातें हम जिसके माध्यम से कहते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साहित्य पढ़ें, उससे जुड़ें, लेखन करें, अपने भावों का भी व्यक्त करें। लेकिन मैं देखती हूँ हमारे छत्तीसगढ़ में कम से कम कि यहाँ साहित्य के प्रति रुझान कम देखने को मिलता है। मैं अपने पड़ोसी राज्य झारखंड की बात करना चाहूँगी। अक्सर मैं जाती हूँ कार्यक्रमों में, तो वहाँ साहित्य की पृष्ठभूमि एक तो पहले से वहाँ रही है, रामदयाल मुंडा और बहुत से वहाँ हैं बिरसा मुंडा इत्यादि, जो वहाँ से प्रेरणा लेकर के लोग लिख रहे हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में देखती हूँ कि थोड़ी कमी है उसमें, और मैं चाहती हूँ निश्चित तौर पर कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य लेखन करें, पढ़ें और उससे जुड़ें, क्योंकि बड़ा माध्यम है। मुक्ति बोध से लेकर के विनोद कुमार शुक्ल, सरगुजा के कई लोग, साहित्य में तो बड़े बड़े नाम जी छत्तीसगढ़ जी से। जी जी मैं जो कि आदिवासी साहित्य लेखन से ज़्यादा जुड़ी, मैं उसकी बात कह रही हूँ। जी जी, जाहिर तौर पे जी, काफी जी। नाम वहाँ पे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी मशहूर साहित्य की बात मैं नहीं कर रही हूँ, जो कि मैं जिससे ज़्यादा जुड़ी हूँ, मैंने जी, उसकी जी, बात उठाई थी। जी, बिल्कुल। तो ये आप मानती हैं क्या कि जब एक महिला लिखती है तो अंगार लिखती है, और जब ऐसे परिवेश से आ जाए महिला जहाँ पर ज़्यादा आज़ादी भी ना हो, तो अंगार उगलना लाजमी है? कविता के माध्यम से अपनी बात में रखूँगी कि अंगार की बात आपने कही है, तो विद्रोह किस तरह से उभसता है मन में। बिरसो मेरी कविता है, पहले काव्य संग्रह की कविता है, तो उसमें आप देखिएगा कि अंगार है या नहीं। कितनी खुश थी आजी जब मैंने पूछा था कान के छिद्रों में अपनी काने उंगली घुसाते हुए, आजी आप 5-5 बालियां पहनती थी कानों में? हंसकर कहा था आजी ने, अरे नहीं रे नतिया, मैं तो छिद्रों में खोंचती थी शाही के काले सफ़ेद कांटे, वही तो थे मेरा गहना, मेरे हथियार। एक दिन आजो को गुस्सा आ गया था किसी बात पर, मारने दौड़े थे आजी को। एकाएक ठिठक गए थे आजो के कदम, आजी के हाथों में सहे के कांटों को देखकर। ललकारा था आजी ने, विजयी मुस्कान तैर गई थी होठों पर, दमक उठा था चेहरा। बिरसो नाम था आजी का, बिरसो नाम था आजी का। सुनती हूँ गोष्ठियों में कि नारी सशक्त हो रही है, याद आ जाती है आजी साहे के काले सफ़ेद कांटे और ठगे से आजो। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। वेद जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि आपने सरगुजा के साहित्य को लेकर के बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, सरगुजा को लेकर के लंबा वक्त भी बिताया है, रेल का आंदोलन भी किया लंबे समय तक, जिसके बाद यहाँ पे रेल आई। लेकिन इन सब से परे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि ऐसी क्या खासियतें आपको सरगुजा में मिली जो बाकी जगह पे देखने को नहीं मिली? यूनिकनेस क्या रही? सरगुजा की यूएसपी क्या है जो बाकी जगह नहीं है? आपकी नज़र से सरगुजा की जो ऐसी बात, चाहे वो ज़िंदगी से जुड़ा हो, जगह से जुड़ा हुआ हो, जो बाकी कहीं और जगह नहीं पाई जाती है, सरगुजा की विशेषता जी, जो यूनिकनेस है इसकी। सरगुजांचल अर्थात जो 1947 से पहले जो 5 सरगुजा समूह की रियासतें थी, वो उत्तर छत्तीसगढ़ कह लीजिए, सरगुजांचल कह लीजिए, उसकी अपनी संस्कृति है, और निस्संदेह वो शेष छत्तीसगढ़ से कुछ मायनों में अलग है। जैसे छत्तीसगढ़ में राउत नाचा होता है, पंडवानी होता है, गम्मत होता है, सरगुजा में नहीं होता जी। छत्तीसगढ़ में दादा कहते हैं पिता को, सरगुजा में नहीं कहते। सरगुजा में बड़ा भाई उसका अर्थ होता है। तो सरगुजा की संस्कृति छत्तीसगढ़ से कुछ मायनों में भिन्न इसलिए भी है कि सरगुजिया पर बंगला का भी प्रभाव है, उड़िया का भी प्रभाव है। अब बंगला के कई शब्द हैं, बछरू या कई शब्द हैं जो बंगला के भी सरगुजिया में हैं और प्रयुक्त होते हैं। तो चूँकि मैंने कहा था अभी कि सरगुजा 1905 से पहले बंगाल प्रांत का हिस्सा छोटा नागपुर के हिस्से में था, तो तब तक उस पर उस संस्कृति का प्रभाव है।
1905 में जब छत्तीसगढ़ में आया तो छत्तीसगढ़ कह लीजिए या महाकौशल कह लीजिए या महाराष्ट्र से लगा हुआ नागपुर का इलाका जो था CPN बरार, उसका असर हुआ। तो छत्तीसगढ़ से कुछ मायनों में भिन्न है। मतलब प्रशासनिक जिस तरह से व्यवस्था बदलती गई उसका असर दिखता चला गया, अलग है। जी प्रितपाल जी, आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अभी का जो वक्त है, नौजवान है, ये चूँकि पूरे देश में चर्चा का विषय होता है कि थिएटर को लेकर के जो कलाकार बनना चाहता है वो तो ठीक है, लेकिन थिएटर के लिए ऑडियंस नहीं मिल रही है, थिएटर के लिए जो सिर्फ थिएटर को अपना सकें ऐसे कलाकार नहीं मिल रहे। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊंगा इस थिएटर की बात को लेकर। हमारा करीब 34 साल हो गया है और लगातार हर साल हम लोग पेंटिंग का एक कंपटीशन करवाते हैं। भगत सिंह के ऊपर? नहीं, वो किसी भी विषय पर। अच्छा। वो बच्चों को हम इसलिए करवाते हैं क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक कि वे 4 वर्गों में उनको बांट देते हैं। सब में फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ रखते हैं और करीब 20-20, 30-30 उनसे कंसोलेशन प्राइज़ देते हैं। आज उसकी संख्या पहले जो 150-200 के लगभग थी, आज उसकी संख्या करीब 2000 हो गई है। और इसमें लोग अपने आप मदद भी करते हैं हम लोगों को और शीट वगैरह हम ही देते हैं। तो मैंने ये देखा कि जो बच्चा घर में घर वालों के कब्जे में रहता है, वो स्कूल जाता है तो गुरुजी के कब्जे में आ जाता है और बड़े होते होते सर के कब्जे में आ जाता है। और जब वो बाहर निकलता है रोड पर तो उसकी जो बुद्धि है वो प्रभावित होती है अपने साथियों से, अपने समाज से, और अंत में वो कुछ निर्णय नहीं कर पाता और क्या करता है उसके भगवान जाने। तो इसमें आने के बाद क्या होता है कि उस लोग कहते हैं कि आप इस विषय पर रखिए, आप इस विषय पर दीजिए। हम कहें नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चा जब अपने दिमाग से सोचेगा तो क्या सोचेगा, वो चारों तरफ देखता है और उसको ही बनाता है। आज हमारे उसमें विषय 50 विषय पर बनाते हैं लोग। कोई प्रकृति पर बनाएगा, कोई वातावरण पर बनाएगा, कोई एक चिड़िया को पिंजरे से बाहर उड़ते हुए दिखाएगा। ये सब चीज़ें, भावनाएं उसके अंदर आती हैं। और वो जैसे अब सफाई का हमारे महापौर साहब बैठे हैं, तो सफाई के ऊपर करीब इतने पोस्टर बनते हैं कि आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। हालांकि हम इनको भेज दें तो ये उसका प्रदर्शन भी कर सकते हैं। तो अब ये तो 33-34 साल हो गए उसको भी चलते हुए लगातार। और उसके बाद की बात आपने कहा कि व्यावसायिक और अव्यावसायिक रूप से, तो व्यावसायिक रूप से यहाँ पर चलना बहुत मुश्किल है। अव्यावसायिक रूप से चल जाता है थिएटर जो है, और उसमें आप जब भी चाहें अच्छा प्रोडक्शन दें, अपने आप जनता आती है। आपने देखा होगा रामलीला नाम का एक नाटक हुआ था जी महिला मंडल में, और उसमें कितनी भीड़ थी आपने देखा होगा उस समय। आप तो अंबिकापुर में ही थे, और वो अपने आप टिकट खरीद कर आ रहे थे अंदर में। मैंने एक नाटक यहाँ तैयार करवाया अभी कुछ साल पहले, जो विशेष जो बच्चे होते हैं जिनके कान से सुनाई नहीं देता, जिनको मुंह से बोला नहीं जाता, उनको 15 मिनट का एक मैंने नाटक करवाया। 15 मिनट का नाटक करवाया जिसमें मानव विकास के मूक पहलू उसका नाम था। जंगली होने से लेकर आग जलाने से लेकर और कैसे कैसे आगे बढ़ के वो पूंजीपति बनते हैं और कैसे उनके दलाल बनते हैं, ये सब हुआ। और इसमें इसको आप देखते तो आप कहते हैं भाई उन लोगों ने काम कैसे किया, और उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। ठीक है। ताल पर सिर्फ उनके एक शब्द नहीं बोले और ताल पर उनका चल रहा था वो नाटक पूरा का पूरा 20 मिनट। मतलब अगर अव्यवसायिक तौर पे देखा जाए तो वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर व्यावसायिकता के तौर पे देखा जाए तो थिएटर में और थिएटर को लेकर के वैसा रिस्पांस नहीं मिलता। संभावनाएं अक्सर होती भी नहीं है रुपेश। जब भी हम बात करते हैं थिएटर की तो मुझे लगता है कि उसका व्यवसायीकरण बहुत मुश्किल है और वहाँ से आपको कभी भी आर्थिक लाभ नहीं मिल सकता है। यहाँ तो नहीं मिल सकता, दिल्ली वगैरह में दिल्ली में मिल जाता है, भोपाल में भी मिल नहीं मिलता। 500 रुपये टिकट है, 300 रुपये टिकट है, 1000 रुपये टिकट है, वहाँ चल सकता है, यहाँ नहीं चलेगा। और यहाँ कोई करना भी नहीं चाहेगा। क्यों 500 रुपये कौन दे के देखने आएगा और कौन लेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आपने बड़े गंभीर और बहुत ही ज़रूरी विषय पर अपनी बेबाकी से राय रखी। ओवर टू यू तृप्ति।
थैंक यू रुपेश जी। और अब हम अपने इन खास मेहमानों का सम्मान करेंगे। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एडिटर मोहित सिन्हा जी को। वे मंच पर आए और हमारे इस खास पैनल को सम्मानित करें। साहित्य, कला, संस्कृति, जब ये तीनों एक जगह दिखे तो समझिए कि समृद्ध वो नगर है, समृद्ध वो क्षेत्र है जहाँ के लोग साहित्य, कला और संस्कृति के साथ विकास को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे साथ में जुड़े प्रीतपाल सिंह जी, जिन्होंने बताया कि भगत सिंह को लेकर किस तरीके से वो जागरूकता और अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ में विश्वासी एका जी भी जुड़ी, जिन्होंने बहुत खूबसूरत कविता सुनाई और मन गदगद हो जाता है जब कविताएं पेश की जाती है और वो भी ऐसे गंभीर विषयों पर। हमारे साथ में वेद जी जुड़े, जिन्होंने बताया बहुत बारीक सा फर्क हो जाता है बोली भाषा में, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहचान ही है कि कोस कोस में पानी और बानी बदलती है। तो ये क्षेत्र समृद्ध है सरगुजा से लेकर बस्तर तक, जहाँ कुड़ुग, सादरी, संथाली से लेकर सरगुजिहा, गोंड, हल्बी सभी भाषाएं बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी भी बोली जाती है। तो कैसे ये मिश्रण होता है संस्कृति का, जिसे साझा करते हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक, इस खास पैनल से हमने समझा है।